अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खुशबाश होंगे और जो काम कर रहे हैं वो भी सब सुकून में होंगे। आज जो है वो 21वां रोज़ा है और आप सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जहाँ ने रमज़ान में जो 365 न्यूज़ की रमज़ान की ख़ास पेशकश है, ख़ास ट्रांसमिशन है जिसमें मैं हूँ जाले सरहदी और मेरे साथ है मंशा पाशा। आप सबको मैं ये बताती चलूँ कि आज एक ख़ास दिन है, वो है हम यौम अली मनाते हैं आज हज़रत अली की निस्बत से, जो कि चौथे खलीफा भी थे, शेर खुदा से माने जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है उन्हें। बहुत सारी उनकी सिफ़ात हैं, उनके बारे में बात होगी हमारे मुफ्ती से, जो हमारे उलमा कराम आएंगे, उनके हिसाब से, उनकी ज़िंदगी के हिसाब से उनके अहकामात सब आपके साथ शेयर होंगे। और दूसरी चीज़ जो आज हम अपने टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे वो होगा वर्ल्ड वाटर डे के हिसाब से, विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एंड मंशा, जब वर्ल्ड वाटर डे की बात आती है तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ अनफॉर्चुनेटली यही आती है कि वैसे तो कराची में वाटर का इतना ज़्यादा शॉर्टेज है, सो जो एक वाटर क्राइसिस है उसी के हवाले से मुझे ख्यालात आते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा हो गया है। तो इसमें हमारी कौन सी गलतियां हैं और किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स बिकमिंग दिस नेसेसिटी फॉर लाइफ। वो एक स्कैरसिटी बनती जा रही है दिन ब दिन। तो इसी हवाले से मुझे ज़रा घबराहट ही होती है क्योंकि हम सब इसको फेस कर रहे हैं, बल्कि कराची में तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हाँ, मतलब वर्ल्ड ओवर इट्स एन इशू। और इसी वजह से जो ये दिन हम मनाते हैं ना, तो लोग अक्सर ये पूछते हैं ये क्या इंटरनेशनल ये डे, इंटरनेशनल वो डे। वो इंटरनेशनल डे मनाने के लिए नहीं है कि ये हाँ चलो इसका नाम दे दिया हमने और हम जो है वो दिन मना लेते। ये दिन इसलिए मुनक्कद किए जाते हैं और मनाए जाते हैं और बताए जाते हैं ताकि आपको याद दहानी हो कि ये प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में जिनको हमने ही किसी ना किसी तरीके से पुर करना। प्रॉब्लम मुझे लगता है पता है क्या होती है कि हम हर वक्त, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, हाँ हम अपनी गवर्नेंस की तरफ हम देखते हैं, अपनी हुकूमत की तरफ देखते हैं और जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी तरफ हमारी नज़र होती है और रिलायंस होती है, लेकिन जो हमारे ख़ुद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियाँ उनको हम तर्क कर देते हैं। सो अगर वर्ल्ड वाटर डे की बात की जाए तो इट्स नॉट जस्ट कराची, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स द वर्ल्ड ओवर। और कल हम बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, ठीक है, बल्कि हमने बहुत बात की है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और ओवरऑल आई थिंक अब तो एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप पानी ज़ाया ना करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो जाने बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो रेन वाटर भी आप कलेक्ट करते हैं और अपने ही घर पे उसको थोड़ा बहुत फिल्टर कर लेते हैं या उसमें वो जो टैबलेट्स होती हैं, डिकंटामिनेशन टैबलेट्स, वो डाल के उसको इस्तेमाल करते हैं जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है, क्योंकि हमने अपने गार्डन को भी अच्छा रखना है, जो भी आपने के थोड़े बहुत पानी के हम लोग वी आर एज ह्यूमंस वी हैव गॉट 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडीज ओनली। ये सोचें आप कि 70% आप सिर्फ एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान पानी से बने हुए हैं। और इसके अलावा जो दुनिया भर में जो पानी है, जो आपको वैसे लगता है कि बहुत पानी है, लेकिन वो पानी जो है वो पीने के लायक और इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो वो सारी सूरत हाल के लिए वो सब चीज़ें जो हैं वो यूजेबल बनाने के लिए देयर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, देयर बैराजेस, देयर डैम्स, देयर सो मेनी अदर थिंग्स, उसकी बहुत ज़रूरत अशद पेश आ रही है। और मेरे ख्याल से उसकी रिसोर्सेज की कमी जो है वो पेश होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी होती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। और आई थिंक ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेशंस की भी ग्रीड है, बिकॉज जाले जब हम अप नॉर्थ जाते हैं तो इतने चश्मे होते हैं वहाँ पे जिसमें से हम सिर्फ अपनी बॉटल लगाते हैं और पानी पी रहे होते हैं, मिनरल वाटर जो आपके पास आता है। और उसके बावजूद जबकि यहाँ पे हमारे अप नॉर्थ इतने ज़्यादा ये है, स्ट्रीम्स हैं और चश्मे हैं जिससे हम पानी पी सकते हैं, डाउन साउथ इतनी बड़ी क्राइसिस है। तो इसके बारे में भी ज़रा हमें मालूम करना चाहिए कि ये क्यों है, जब हमारे अल्लाह ताला ने जो मुल्क, जो हमारा लैंड है, जो मुल्क है, उसमें हर चीज़ दी हुई है, हाँ। फिर भी हमें इतने शॉर्टेजेस हैं। इसके बारे में भी हम कुछ बात नहीं, मैं तो हमारे रिसोर्सेज हैं ना, जितने सारे रिसोर्सेज हैं नाज़रीन, आधे से ज़्यादा आपको पता ही नहीं होंगे। हमारा जो बलूचिस्तान है वो कितना ज़ख़ीर है, वहाँ पे कितनी मिनरल्स मौजूद हैं। कोल है तो उसका मतलब है डायमंड है, गोल्ड है, ये तो सब आप प्रेशियस मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑयल है, सुई गैस है, पानी है, वी हैव एवरीथिंग, वी आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली। तो इसके पीछे क्या अनासर हैं, क्या मुश्किलात हैं, और हर मुल्क की अपनी अपनी कोई ना कोई इशूज़। और मुझे लगता है पॉलिटिकल चीज़ें जो है बहुत आड़े आती हैं
जिनसे मेरा और आपका तो एज लेमैन कोई लेना देना नहीं है, बट मैं येट अगेन यही बात करूँगी कि जब हम इस तरफ देखते हैं द बिगर पिक्चर, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, हमारा जो साथ रहा है पूरे रमज़ान, उनके साथ सोबिया ऐसे मुझे देख रही है कि मैं पता नहीं किसके बारे में जिक्र करने वाली हूँ। कैसी है सोबिया आप? ऑल गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम आपको। अस्सलाम। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये वाटर शॉर्टेज के हवाले से, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ आप भी रोशनी डालिए, पानी डालिए थोड़ा सा इस पे। पानी डाल दी। अच्छा, हमारे तो किचन में मुझे लगता है ज़्यादा यूज़ है पानी का जी। और वेस्टेज भी लोग इतना ही करते हैं पानी का, क्योंकि अगर चिकन को थॉ करना है तो पानी टैप खोल दिया और उनको लग रहा है पानी आता रहेगा तो वो जल्दी थॉ हो जाएगी उनकी नज़र में। हाँ। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आप उसको जो है आप थोड़ा सा पानी को कॉन्शियसली यूज़ करें, उसको 1 घंटा पहले आप बाहर निकाल कर रख दें, वो वैसे ही थॉ हो जाएगी। गर्मी इतनी है हमारे पास। फिर जब हम लोग डिश वॉशेस कर रहे हैं तो टैप वाटर ऑन है और फिर कौन बार बार उसको बंद करेगा, कौन उस पे वापस साबुन लगाएगा। फिर और चीज़ों में भी यही होता है कि हमारा जो जग कुकिंग करते हुए हम लोग जो है वो पॉट्स रखते हैं पानी के, हाँ। ताकि हमें ईजी टू यूज़ हो, और वो पॉट वैसे ही जो है 2 चम्मच हम डालते पानी का, वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मुझे लगता है जो यूजेज हम खाना पकाते वक्त डिश वॉशर या इवन हर चीज़ में अपनी हाइजीन के लिए भी हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। और मुझे लगता है इसको जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है जो बहुत अच्छी जगहों पे रह रहे हैं, हाँ। कहते हैं नहीं यू कैन यूज़ पानी है, जितना आपको चाहिए, पानी की कमी नहीं है हमारे पास, आप यूज़ करें। मैं कहती हूँ आपके पास नहीं है, शायद जो और लोग हैं उनके पास है, क्योंकि वो कहते हैं नहीं हमें कोई कमी नहीं है, आप इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ आपको नहीं है, शायद मुझे मेरे घर में हो या किसी और को उसके घर में पानी की कमी हो। और आप यकीन माने, मेरी वालदा बताती हैं कि जब उनके पास उनके दौर में कमी होती थी तो वो 5th फ्लोर पे रहती थी और वो पानी भर भर के नीचे से ऊपर तक जाती थी, और कह रही है उस टाइम हमने ये किया है तो हमें कदर है कि एक एक कतरे की क्या अहमियत है पानी की। बेशक, और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मंशा, जो कि हम लोग हमेशा निगेट करते हैं। बिल्कुल। बिकॉज हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है हमारी नीड्स ज़्यादा हैं और हमें पता है मुश्किलात का, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। बट जो इस किस्म की कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इस किस्म की इशूज़ नहीं हैं, तो वो इस पर नज़र नहीं डालते। लेकिन ये जो वर्ल्ड वाटर डे है, ये आप सबके लिए है, और इस पर और मज़ीद रोशनी डालने के लिए, पानी नहीं डालेंगे, रोशनी डालने के लिए बुलाएंगे हमारे साथ हमारे एक और मेज़बान है, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान, कहीं मत जाइएगा। आला अली की शान है, रुतबा अली का है, हर सिमत दो जहां में चर्चा अली का है। तशना लबों के वास्ते दरियाए इल्म थे, दर्जा यूं अहले इल्म में आला अली का है। 21 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम का एक स्याह तरीन दिन, जब तारीख़ इंसानियत की एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शहादत हुई, जिनकी तालीमात से आज भी बनी नौ इंसानियत बहरामंद हो रही है। हज़रत अली की जिंदगी सीरत पैगंबर की आईनादार वो जिंदगी है जिसका एक एक पल वैसा गुजरा जैसा खुदा को मतलूब था। आईना तारीख ने पाको पाकीज़ा और अपने नफ्स को कुचल देने वाली बाज नुमाया हस्तियों की वाज़ेह तस्वीर कशी की है। इनमें हज़रत अली को सबसे ज्यादा बरतरी हासिल है। यतीमों और फुकरा की हालत जार देख कर गम से निढाल होकर आपकी हालत गैर हो जाया करती थी। परवरदाए रसूल, अक्ली में विलायत के शहनशाह, इबादत और रियाजत में मुसलमानों के पेशवा, हिम्मत और शुजाअत के अजीम पैकर, खुसूसन मार्का खैबर के शाह सवार हज़रत अली करमुल्लाह वजह, जिनकी शान यह है कि विलादत उनकी काबा में हुई और शहादत मस्जिद में पाई। आज मुसलमानान इस्लाम हज़रत अली की शहादत का दिन मना रहे हैं। आज का दिन हमें उस ईसार और कुर्बानी की याद दिलाता है कि अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के ताबे करने में ही दीन और दुनिया की भलाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। अभी इस वक्त हमारे स्टूडियो में है मुफ्ती मोहसिन उज़ ज़मा नक्शबंदी और अलामा सज्जाद शबीर रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो दिन की अहमियत है उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन लिअम्रिह, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 21 रमज़ान है और शहादत अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तक़ीन यासुबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शख्सियत जिसने आँखें खोली तो पहली नज़र देखी वो सरकार दो आलम का चेहरा है, और पहली जो ग़िज़ा
मौलाए कायनात ने ली वो सरकार दो आलम की ज़बान अतर थी। बेशक। तो और फिर सरकार दो आलम के हाथों पे आंखें खोल के आपने पहला जुमला ये फरमाया, या रसूलल्लाह तौरेत सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, कुरान सुनाऊँ। मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ, कुरान नाजिल हुआ है 10 साल के बाद। जनाब अबू तालिब के बेटे आगोश रिसालत में कह रहे हैं कि कुरान सुनाऊँ, दुनिया को बताना ये चाहते थे कि जिसके बेटे की कुरान फहमी का आलम ये होगा, उसके बाप मोमिन कुरैश सरकार अबू तालिब की कुरान फहमी का आलम क्या होगा। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम आज जो हम दिन मना रहे हैं, जगह जगह महफ़िलें हो रही हैं, जुलूस बरामद हो रहे हैं, सोगवारी हो रही है, हम दुनिया को बता रहे हैं कि आलम इस्लाम का वो जरी, वो शुजा, माशाअल्लाह, वो फातह खैबर, वो जिसके लिए सरकार ने फरमाया अना अलीउन मिन नूर वाहिद कुरान उमा अली व अली उमा कुरान, जिसके लिए सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। गदीर में हाथों पे बुलंद करके फरमाया मुनकुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। आज वो दुनिया से गए हैं, वो इल्म का बाब, वो इल्म का पैकर। मैं यानी कितने बाब हैं मौला की ज़िंदगी के, आपकी शुजात, आपकी इबादत, आपका बर्दाश्त, आपकी यकीन, आपकी यतीमों के साथ सलूक, यानी ज़िंदगी के इतने ज़हद व तक़वा। किस किस बात पे हम मौला के गुफ्तगू करेंगे। वो 40 हिजरी थी और 19 रमज़ान की सुबह थी जब मौलाए कायनात को नमाज में ज़रबत लगी। आपने फरमाया आज अली कामयाब हो गया। खैबर में 2 उंगलियों पे बाब खैबर को उठाया तो हिंदू शायर ने कहा कि जो 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श हिल जाते। गनीमत जानी है 2 उंगलियों में बाब खैबर। सुभान अल्लाह। जब नहीं कहा कि अली कामयाब हुआ, बदर में नहीं कहा कि अली कामयाब हुआ। इतनी बड़ी शुजात के बिल्कुल जो है वो दुश्मन जो है कब्ज़े में है और उसने आपकी बेअदबी भी कर दी, अपना लुआब आपके चेहरे अक़दस पे फेंक दिया, आप हट गए। आज आपके चैनल के तवस्सुत से उम्मत मुस्लिमा को मैं ये पैगाम देता हूँ, आप हट गए। किसी ने कहा मौला दुश्मन बिल्कुल कंट्रोल में था, क्यों छोड़ दिया? कहा कि अली ने आज तक अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं उसे मार रहा था अल्लाह की रज़ा के लिए, जब उसने मेरी गुस्ताखी कर दी तो मेरी अना उसमें शामिल हो गई। अली वो काम नहीं करता जिसमें उसकी अना हो। इबादत ऐसी करते थे कि जिस्म लरसता था, रंग जर्द हो जाता था। यानी वो अली जिसकी अदाओं पे कुरान की आयतें आए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने फरमाया कि 300 आयात मौलाए कायनात की शान में नाजिल हुई हैं। वो अली हालत रुकू में ज़कात दे तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत आए। वो अली अगर बिस्तर रसूल पे सो जाए शबी रसूल बन के तो कुरान की आयत आ जाए। वो अली अगर खैबर में तलवार चलाए तो कुरान की आयत। जिसकी अदाओं पर मुबाहला हो कि नदु अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाएं। सरकार इस तरीके से चलें कि हुसैन को गोदी में लें, हसन की उंगली पकड़ें, बीच में सैयदा, आगे सरकार। बेशक बेशक। नजरान ने देख के कहा, नजरान के बड़े ने देख के कहा कि अगर इनसे मुबाहला करोगे तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। बस यहाँ मुझे ये बताना है आपकी तवज्जुह से कि ये तरतीब बदल गई। सरकारें ख़त्मी मर्तबत आगे तक हैं, बीच में सैयदा हैं, उसके पीछे अली हैं। होना तो ये चाहिए कि पहले नबूवत, उसके पीछे इमामत, उसके पीछे सैयदा। दुनिया की ख़वातीन को क़यामत तक बताना था कि अली की ज़ौजा की इज़्ज़त और तकरीम ये है कि मुबाहले में बीच में रख के दुनिया को बता रहा हूँ कि सैयदा खातून क़यामत का मर्तबा ये है कि एक कदम आगे हट चलें तो नबूवत, एक कदम पीछे हटें तो इमामत। नबूवत और इमामत के जो दरमियानों से फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बताया। और हज़रत अली के फ़ज़ाइल के बारे में बात की जाए तो शायद वक्त इतना है नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी मुफ्ती साहब कि एक तो हज़रत अली साहब का नाम किसने रखा और हज़रत अली को अलम का दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? इल्म का दरवाज़ा क्यों कहा? सबसे पहली बात, ये नाम अलीयुन मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा। अली के माने होते बुलंदी। जी।
यानी ऊंचाई वाह वाह। और बुलंद जिसको मेरे नबी ने कर दिया, तो फिर कौन है जो उसको पस कर सकता है? बेशक। वाह, क्योंकि अली वो हैं कि जिनके बारे में कि आपने अभी बताया कि जो काबे में पैदा हुए, जी, यानी अल्लाह के घर में पैदा हुए। और जब जाबिर फस्तबी रब्बिल काबा वाली जो बात कही कि जब शहीद हो रहे तब भी अल्लाह के घर में, तो आना भी घर में और जाना भी घर में। अब आते हैं बात की तरफ जो आपने बात कही कि इनकी शान क्या है। देखिए, एक तो था अली का नाम, दूसरी बात इनकी वालिदा ने नाम रखा हैदर, यानी शेर, यानी जो लक़ब दिया गया। फिर शेर खुदा कहा जाता बिल्कुल। है। अब इसी तरह का आपने कहा कि मस्जिदुल इल्म, हुजूर ने फरमाया अना मस्जिदुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब इसी तरीके से मेरे नबी अलैहि सल्लम ने अबू तुराब भी आपको फरमाया, यानी कि बहुत सारे अलक़ाब आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका मकाम व मर्तबा क्या है, आपकी बुलंदी क्या है। कुरान ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नफ्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात फबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे, कैसे? कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल से, कभी तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारी औलाद से, लेकिन फबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए। सबसे ज्यादा अगर सब्र की जात को देखा जाए तो अहले बैत की जात को नजर आती है। और फिर अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब आपने बात की, मुकाम और मर्तबा क्या है, जिसे कहा ना इल्म का दरवाज़ा कहा गया, जो आपने बताया वो क्यों कहा गया? याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने तमाम इल्म जितना भी दुनिया में, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, हदीस हो, कुरान हो, तमाम उलूम को जमा किया 4 किताबों में रखा। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक, इन 3 किताबों का इल्म कुरान में रखा। फिर कुरान का इल्म सूरह फातिहा में रखा, फिर सूरह फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह में रखा, फिर बिस्मिल्लाह का इल्म बा में रखा, फिर बा का इल्म बा के नुक्ते में रखा। हज़रत अली फरमाते हैं अना नुक्ततुल बा, अली की ज़ात वो नुक्ता बा है। तो मालूम ये चला कि उनका कमाल, उनका जमाल ये कि अल्लाह ने उनको इतना इल्म अता फरमाया था। अब जो बात होती है मुफ्ती साहब, हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, यहीं वापस आएंगे और आपकी बात से शुरू करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान और यहाँ मुफ्ती साहब बहुत मुफीद बातें हमें बता रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि आप वहीं से पकड़ लीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली से जो मोहब्बत करता था, हज़रत अली मेरे आका से जो मोहब्बत करते थे, मैं उसका तज़किरा सिर्फ इतना करना चाहूँगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली के फरमाया कि ए अली, उनकी शान बयान करते हुए, यानी कि मेरे आका अपने इस प्यारे सहाबी से, इस प्यारे उम्मती से कैसी मोहब्बत कर फरमाते हैं कि ए अली, जिस्मु का जिस्मी, लहमु का लमी, दमु का दमी। ए अली, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म है, तुम्हारा खून मेरा खून है, और ज़रा तुम्हारा बदन मेरा बदन है। यानी हुजूर इतनी मोहब्बत फरमा रहे। और फिर जैसा फरमाया कि मन कुन्तु मौला व हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मददगार हूँ, अली तुम उसके मददगार हो। तो सारा अगर हम गौर करें कि हज़रत अली की जहाँ शान और अज़मत है, वहाँ उनकी बहादुरी की हम बात करते हैं। मैं एक मुख्तसर वाक़या बयान करके मैं चाहूँगा, फिर हज़रत पे नज़र डालें कि एक मरतबा हज़रत जा रहे थे अमीर मोमिन, जब जाने लगे तो हुआ ये कि एक काहिना, जिसे कहते हैं जो सितारों को जो है, जिसे कहते हैं आज सितारे ये कह रहे हैं, तो उन्होंने रोका, नजूमी, तो उन्होंने रोका और कहा कि हज़रत आप जंग में ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो हार जाएंगे। तो आप मुस्कुराए और मुस्कुरा कर अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। जब वापस लौटे तो उस काहिना को बुलाया कि भाई बुलाओ उस नजूमी। तो फरमाया हाँ आपने क्या फरमाया था? तो कहा कि मैंने ये देखा कि आपके सितारे कह रहे हैं कि आप हार जाएंगे, इसलिए मैंने आपको मना किया आप जंग में ना जाए। आप मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया हम जंग जीत कर आए। और फिर फरमाया सुनो, मोमिन सितारों के ताबे नहीं होता, सितारे मोमिन के ताबे होते। तो मालूम ये चला कि आप अल्लाह उसके रसूल से इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते थे, जिसका हमें कोई मिसाल नहीं मिल सकता। फिर सारी बात जो हज़रत ने फरमाई, जब कूफा की मस्जिद में आपको शहीद किया जा रहा था, यानी कि उस जो देखा जाए इब्ने मुलजिम ने जो जहर आलू तलवार जो है आप जो वार की, तो उसके बाद जब उसको लोगों ने पकड़ा तो पानी के लिए जब आपको लाया गया कि पानी पिलाना चाह रहे हैं हज़रत अली को, मौला अली क्या फरमा रहे हैं? प्यासा और प्यास इसको ज़्यादा लगी है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको पानी दिया जाए। इस वक्त भी दुश्मन का ख्याल रख रहे हैं, इस वक्त भी उस शख्स का ख्याल रख रहे हैं जो उनको कत्ल के इरादे से आया। तो मालूम ये चला कि आज सबसे ज़्यादा हमें किरदार अली को देखना है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारा और कैसे इस माशरे के अंदर तब्दीलियाँ पैदा की। फिर मैं एक बात आखिर में कहूँगा कि याद रखिएगा कि हज़रत अली की अज़मतें, उनका मुकाम और मर्तबा सिर्फ इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंगे बदर से लेकर
खैबर तक की इन्होंने बात की। हर मैदान में रसूलुल्लाह की निगाह जो है वो अली की तरफ जाती थी और आपने ही कदम बढ़ाया। और यहाँ तक कि जो खैबर की बात की, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने फरमाया क्या, कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। तो ये कितना बड़ा मुकाम है। और मैं फिर इतना कहूँगा कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखते हैं नज़ारा अली का। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे यही सवाल आगे बढ़ाती चलूँगी मैं। हज़रत अली को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, इस हवाले से आप प्लीज़ कुछ बताइएगा। बिल्कुल, वो मोमिन जो नक्श कदम पे चलता है मौलाए कायनात की, उनके मौला जो है वो अमीरुल मोमिनीन है। बेशक। अमीर किसके? मोमिनीन के। और वो अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में बैठ के ये कह रहा है मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए तो तौरेत वालों का तौरेत से फ़ैसला करूँगा, इंजील वालों का इंजील से फ़ैसला करूँगा, ज़बूर वालों का ज़बूर से फ़ैसला करूँगा, कुरान वालों का कुरान। ये नहीं कहा कि ज़बूर वालों का कुरान से फ़ैसला करूँगा, यहाँ तक कि दुनिया कह उठेगी कि हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। फिर फरमाते हैं मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के भेद जानता हूँ, पूछ लो, पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न हूँ। आलम यह है कि किसी ने कहा मौला हातिम के 40 दरवाजे थे, मुस्कुरा के कहने लगे एक ही दरवाजे से इतना दे दो कि दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत न पड़े। अभी आपने मुफ्ती साहब ने बूतराब की बात कही, बूतराब यानी मट्टी का बाप, सरकार का लक़ब अबू ताहिर, पानी का बाप, मौलाए कायनात मट्टी के बाप, यानी जनाब आदम का खमीर हुआ मट्टी और पानी से। पानी मेरे सरकार का लक़ब, पानी के बाप, अबू तुराब मौलाए कायनात का लक़ब। तो मौलाए कायनात की, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि लहमो कलामी दमो का दमी, मगर आइए पूछे मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं। इल्म सीखा सरकार दो आलम से, कहते हैं ना अब्द में नबीद मोहम्मद, मैं तो सरकार के गुलामों में से एक अदना गुलाम। और अदल का ये आलम है कि आप लिख रहे हैं, आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया तशरीफ लाते हैं, बैठ जाते हैं सलाम करके, जब आप लिख चुके तो आप दिया बुझा देते हैं। भाई कहने लगे कि अभी तो दिया जल रहा था, आपने बुझा दिया। कहा ये दिया माले गनीमत का था, अल्लाहु अकबर। जब तक मैं हुकूमत के उमूर लिख रहा था ये दिया मेरे लिए जायज़ था, अब मैं निजी गुफ्तगू करूंगा लिहाजा ये दिया मेरे लिए जायज़ नहीं है। क्या बात। वो अली जैसा आदिल हाकिम जिसके लिए डॉक्टर गैबन को कहना पड़ा कि अली वो आदिल हाकिम थे, जर्मन का बहुत बड़ा फलसफी है, वो कहता है अली वो मुसलमानों के आदिल हाकिम थे कि उन्होंने अपने मुंह में उस वक्त तक निवाला नहीं रखा जब तक ये यकीन नहीं हो गया कि अली की रियाया में कोई भूखा नहीं है। वो अली आज दुनिया से रुखसत हुए और जब ज़रबत लगी आपको गिलीम में डाल के लेके चले, 19 रमज़ान थी, कहा हसन मेरे सहाबा से मेरे दोस्तों से कहते चले जाओ। कहा बाबा ये आपके चाहने वाले हैं? कहा नहीं, मेरी बेटियां ज़ैनब व कुलसूम नोहा कुना हैं, मैं नहीं चाहता कि ना महरम की आवाज़ें उनके रोने की आवाज़ें ना महरम के कानों में जाएं। 19 का दिन गुजरा, 20 का दिन आया और फिर 20 के दिन शब में जनाब ज़ैनब, बेटियां बड़ी बेकरार होती हैं ना, रो के कहती हैं भैया हसन मेरे बाबा का रंग जर्द हो गया है, तबीब को बुलाया जाए। तबीब को बुलाया गया, तबीब ने देखा मौला का ज़ख्म देखा, तबीब पर इमाम हसन की नज़र, इमाम हसन पे जनाब ज़ैनब व कुलसूम की नज़र। जैसे ही तबीब ने ज़ख्म देखा उसके मुंह से जुमला निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ कलाम नहीं किया, अमामे को ज़मीन पे फेंका, कहा चंद घंटों के मेहमान रह गए आपके बाबा, ज़ख्म इतना शदीद है। मगर जाने से पहले मौला ने जो वसीयतें की हैं वो वसीयतें इंसाइक्लोपीडिया हैं आलम इस्लाम के लिए, आलम बशरियत के लिए। आज अगर किसी के पास दुनिया में नजात का रास्ता है तो वो मौलाए कायनात का रास्ता है। फरमाते हैं हसन यतीमों का ख्याल रखना, किसी से झिड़क के बात न करना, और देखो हुकूकुल इबाद को कभी फरामोश न करना, उमूरे इबादात में खौफ खुदा रखना, अपने हमसाए का ख्याल रखना। आजकल तो महीनों और सालों नहीं पता चलता कि कौन है हमारे रिश्तेदारों का नहीं पता चलता। आज दुनिया से जब मौला इमाम हसन तदफीन के बाद वापस आए, मुफ्ती साहब जब वापस आए हैं
तो कुछ फ़कीर बैठे रो रहे थे। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से उम्मत मुस्लिमा को मोहब्बत का, प्यार का, यगानियत का पैगाम देना चाहता हूँ। मेरी गुफ्तगू उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं है, मैं आलम बशरियत की बात कर रहा हूँ। जो इंसान है वो ये जुमले सुने। इमाम हसन ने देखा कुछ फ़कीर हैं जो बैठे हुए रो रहे हैं। इमाम हसन उनके दरमियान बैठ गए। कहा तुम्हारे रोने की वजह क्या है? कहा आज 3 दिन हो गए, एक शख्स आता था जो खामोशी से सिराने रोटियां रख के चला जाता था। हमारे पास जो दिल में हम चाहते थे कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, वो रात को रख के चला जाता था। इमाम ने पूछा तुमने कभी उसको देखा नहीं? कहा नहीं, कभी हम उसको देख नहीं पाए। कहा कभी उसने नाम नहीं बताया? कहा जब हमने देखा ही नहीं तो हमें नाम क्या मालूम। आज 3 दिन से हम भूखे हैं, वो शख्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम हसन ने कहा वो मेरे बाबा अली थे जो अब दुनिया से रुखसत हो गए। आज के दिन का 21 रमज़ान के दिन का पैगाम ये है कि हम मौलाए कायनात की शुजाअत, मौलाए कायनात की इबादत, मौलाए कायनात का इखलाक, मौलाए कायनात का बर्दाश्त। आप फ़कीरों के साथ बैठे खाना खा रहे हैं, किसी ने कहा मौला ये तो फ़कीर हैं, मुस्कुरा के कह रहे हैं मैं भी तो इन जैसा एक फ़कीर हूँ। यानी इज़्ज़त नफ्स का इतना ख्याल है। आज का दिन तजदीद अहद का दिन है कि हम उम्मत मुस्लिमा जो आलाम व मसाइब का शिकार हैं, मौलाए कायनात के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहता हूँ जी साहब प्लीज, कि जो हजरत ने बात की ना, कि अगर आज आप देखें जो इत्तेहाद का दर्ज दिया हजरत ने, सहाबा की नज़रों में मौला अली का जो मुकाम था वो मैं आपको क्या बयान फरमाऊँ। अगर आप देखें मेरे आका हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे दरमियान फैसलों में अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। फिर यही नहीं, आप यकीन माने उनकी मोहब्बत का आलम में बताना चाहता हूँ कि साहबा से हज़रत अली की क्या मोहब्बत थी। एक मरतबा जब अमीर मोमिन हज़रत उमर फारूक ताला अन्हु रास्ते से गुजरे तो आपकी आदत थी कि हसन हुसैन छोटे थे जी, हमेशा आप पहल करते थे उनको सलाम करने में, हालांकि बड़े तब भी जी। एक दिन इमाम हसन हुसैन ने देखा कि हज़रत उमर फारूक आ रहे, छोटे नन्हे शहजादे से ना, और मैं आज हम इन्हें पहल करेंगे। तो वो दीवार की आड़ में छुप गए। जैसे मैं बता रहा हूँ मोहब्बत अली होती क्या है। तो जैसे ही करीब आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के प्यारे फर्जंद दोनों शहजादे सलाम में पहल करना चाह रहे हैं। इतने में हज़रत मेरे आका हज़रत फारूक ने फरमाया ताला उन्होंने, ए अली के बेटो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोनों दीवार से आड़ से बाहर है कि आपको कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? हम चाहते थे हम सलाम पहले करें। तो आपने फरमाया बात इतनी सी है, तुम में से अली की खुशबू आती है। तो मालूम ये चला कि सहाबा तो इतनी मोहब्बत आपस में करते थे, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे। तो ये जो अली का हताना का मकाम, मुफ्ती साहब के जुमले में एंडोर्स कर रहा हूं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि परवरदिगार वो दिन न हो कि जिस दिन मेरे पास कोई फैसला आए और फैसले करने के वक्त अली मौजूद ना हो। तो ये मोहब्बत का आलम था सहाबा का आपस में, और जैसे कि हसन हुसैन से मोहब्बत का आलम था। तो यही बस जुमले हैं कि ईद का दिन है और बच्चे कह रहे हैं, हसन हुसैन कह रहे हैं कि नाना सबकी तो सवारियां हैं, हमारी सवारी मोहर नबूवत है। ये कितनी बड़ी अजमत है। एक कांधे पे हसन को बिठाया, एक तरफ हुसैन को बिठाया, कहा नाना सबकी तो महारे हैं सवारियों की, एक जुल्फ जिसकी जुल्फ कुरान में कसमें खाई हैं, इतनी पाको पाकीज़ा जुल्फें मेरे आका की, एक जुल्फ हसन को दे दी, एक जुल्फ हुसैन को दे दी। ये सवारी चली। मैं मोहब्बत बता रहा हूँ, मैं मोहब्बत बता रहा हूँ। जैसे सरकार लेके चले, हजरत उमर फारूक ने देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देख क्या फरमाया कि सवारी कितनी अच्छी है हसन। सरकार दो आलम ने फरमाया ये भी तो देखो कि सवार कितना खूबसूरत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बड़ी खूबसूरत बातें अभी सुनी है। नाजरीन आप कहीं मत जाइएगा, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, यहीं होंगे हम 365 न्यूज़ पे जहाने रमज़ान। खुशामदीद एंड वेलकम बैक नाजरीन। हम हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे, और आज जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो हमारा जो मौजू है वर्ल्ड वाटर डे है आज, तो हमारी वाटर कंजर्वेशन के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। और एक बहुत ही ज़रूरी जो है टॉपिक उसके साथ ही जो जुड़ा हुआ है वो फूड वेस्टेज भी है। फूड वेस्टेज है, क्लाइमेट चेंज है, और ये इन्होंने एक के बाद एक जो इंटरनेशनल डेज रखे हैं ये बिल्कुल सही रखे हैं, बिकॉज ये इतने ज़्यादा इंटरट्वाइंड और इंटरकनेक्टेड हैं।
और मेरा तो ख़ास पेट पीव है कि जब खाने का ज़या होता है, पानी का ज़या, खाने का ज़या, ये वो चीज़ें हैं जो कुछ लोगों के लिए लग्जरीज़ हैं, हम लोग के लिए नेसेसिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए लग्जरीज़ हैं, उनको अफोर्ड नहीं होती। हम जब छोटे थे तो हमें बताया जाता था, और अभी भी वही सूरत हाल है अफ्रीका में, कि तुम खाना नहीं खा रही हो और तुम्हें पता है ये खाना जो तुम छोड़ रही हो और ज़ाया कर रही हो, यही खाना जो है कोई बच्चा सोमालिया में है जो तरस रहा है धोने वाले के लिए। सो हमारे पास इस वक्त जो एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि इस मुहिम पे हैं कि वो फूड वेस्टेज के ख़िलाफ़ जो है उनका एक मोमेंटम चल रहा है। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं नबील सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगी मंशा जी आपको हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक, क्योंकि आज आप पहली दफ़ा आए हमारे शो में। अच्छा, तो फूड वेस्टेज के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी अच्छा, देखें, आपने जिस तरीके से बताया कि ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों के लिए तो बचपन से ये बहुत ही जो है ना ईजी चीज़ है कि हमें हर वक्त मिल जाती है। जी, हम रमज़ान में बैठे हुए हैं, जब इफ्तार करीब आ रहा होता है तो इंसान को बहुत जो है ना वो हो रहा होता है कि जल्दी रोज़ा खुल जाए और पेट में कुछ खाने को आ जाए। आप उस जो है शख्स के बारे में सोचें जिसका रोज़ा रोज़ होता है रमज़ान के अलावा भी, और उसको नहीं पता होता कि उसको कब खाना मिलेगा कब नहीं। अच्छा जी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे 40% लोग जो है वो भूखे सोते हैं जी। और इसी मुल्क के अंदर एक तरफ जो है वो आप शादियों में देखते हैं या रमज़ान आ रहे हैं, यहाँ पे इफ्तार पार्टीज़ के अंदर जो है वो टन ऑफ फूड जो है वो वेस्ट होता है, और इसके अंदर वो वही खाना होता है जो लोग निकालते हैं खाने के लिए और अपनी प्लेटों में ज़ाया कर देते हैं। अगर आप इस तमाम खाने की जो है ना वो एक वो करें कैलकुलेशन, तो ये इतना खाना है जितने गेस्ट उस इवेंट के अंदर इनवाइटेड हैं, उतना ही खाना जो है वो वेस्ट होता है जो लोगों के जो है वो पेटों तक जा सकता है। अच्छा, हम इस पे किस तरीके से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो रेस्टोरेंट जो रमज़ान के अंदर ये ऑफर लगाते हैं कि ऑल यू कैन ईट बुफे जो लगाते हैं जिसमें बहुत खाना ज़ाया होता है। जी, हम उन रेस्टोरेंट से जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे हम ये करते हैं कि हम उनका जो खाना बच जाता है, ये बिल्कुल अनटच फूड होता है, ये वो फूड नहीं जो लोगों की प्लेट में बच रहा है, उस खाने को हम रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हमारे पास उन फैमिलीज़ का डेटा होता है जिनके पास जो है वो सहरी या इफ्तार के लिए सामान मौजूद नहीं होता, ये उन तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, इस पूरी कैंपेन का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये जितने भी लोग ये खाना कलेक्ट करते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे पास कोई जो है ना वो पेड वॉलंटियर नहीं होता, हम जो है वो अच्छा, मुझे मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमसे आपकी मुराद क्या है? आपकी कोई एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बताइए। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है नहीं सोएगा कोई भूखा। ठीक है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम किसी को भूखा सोने ना दें, ठीक है जी, और अल्लाह ताला हमसे इसमें काम ले रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी कैंपेन की तरफ वापस आऊँ तो हम इसके अंदर जो है ना वो सेमिनार्स रखते हैं रमज़ान से पहले जो है डिफरेंट कॉलेजेस में और जो है डिफरेंट स्कूल्स में, वहाँ हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि वो अगर सोशल वर्क में आएंगे, देखिए जी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बात ये सबसे पहले उन तमाम मसाइल का इदराक करना और उसके बाद उन मसाइल पे बात करना, और बात करने के बाद उन तमाम मसाइल का कोई ना कोई जो है वो सलूशन निकाल के उस पर स्टेप लेना, ये हमारा एक प्रोसीजर होता है। तो इसके तहत सबसे पहले तो ये जितने भी रेस्टोरेंट्स काम कर रहे हैं और जो हमसे इसके अंदर जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया करूंगा कि वो इसके अंदर में बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर कोई वो हमसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। मेंशन करना चाहेंगे उनको? कौन से मेंशन हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, नहीं कर सकते, मतलब वो हमारा एक उनसे वो होता है। तो बेसिकली इसके अंदर अच्छा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो हमें ये चीज़ बिल्कुल ही मना करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे भी हमारा नाम न डालें, वरना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं हैशटैग नहीं सोएगा कोई भूखा के साथ कि हमने आज फला रेस्टोरेंट से जो है वो खाना लिया है, और इसके अंदर हमने जो है वो डेज डिवाइड किए हैं। लेकिन कोई वजह है कि वो अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहे, क्योंकि ये तो भलाई का काम है, तो क्या वजह है ये? अच्छा, बेसिकली इसका मकसद ये हो सकता है कि वो नेकी करना चाह रहे हो, अपना नाम बताना नहीं चाह रहे हो, ये एक इसका बहुत बड़ा मेन जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंडली इसका एक मकसद ये भी है कि हमारी ये जो कैंपेन है नहीं सोएगा कोई भूखा, इसके अंदर एक बहुत मेन जो है ना हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि लोगों की तस्वीर, जिन लोगों को खाना जा रहा है, जिनसे आ रहा है, जो फैमिलीज का डेटा है वो कहीं पर भी शेयर ना हो। अच्छी बात, ठीक है, हमारी चाहे राशन ड्राइव हो, इसके अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस और जो पिक्चर्स होती हैं वो इस हद तक होती हैं कि जिसके अंदर वो राशन बाई किया जा रहा है और एक जगह पे रख दिया गया, किसको दिया गया, कैसे दिया गया, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, ताकि जो है ना वो किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजबूत। हाँ बिल्कुल, वो वाइट कॉलर वाले जो हैं, स्पेशली कोविड में भी अब ये कहा गया था कि आप देने वाला हाथ
को देने वाले हाथ को पता नहीं होना चाहिए देने वाला हाथ कौन है। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आप ये बताइए, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए नबील। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपने शुरू की है, और ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और मेरी कोशिश ही होती है कि हमारे घर में या हमारे फैमिली में कोई तकरीब ऐसी मुनक्कद हो तो उसमें खाने का ज़िया ना हो, वो पहले से अलॉटेड हो कि जितना इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, जो बाकी नहीं हो रहा है वो हम बांटते हैं। हमारे घर में भी ये होता है। मेरे घर में हमेशा से हमने छोटे लेवल पे यही किया है कि जो खाना बच जाता है, तो मैं कल इनफैक्ट हमारी जो कुक है उनसे भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि वो कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जैसे नौलखा है, जो सारे घर में जितनी भी सालन बचे हुए हैं उनको सबको मिलाकर एक नया सालन बन जाता, तो वो सालन ज़ाया नहीं होता, मतलब एक निवाला भी हमारे घर से ख़राब नहीं होके जाएगा। सो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जो जिस वजह से आप इस तरफ राग़िब हुए कि आप ये मुहिम चलाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? अच्छा देखें, 2016 से हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे, जब मैं अपनी जो है वो कॉलेज लाइफ के अंदर था, तो उसी वक्त से जो है ना वो चीज़ों के मसाइल को देख के हमारी कोशिश होती थी कि उन मसाइल को अपनी जो हमारी जितनी भी हुदूद है उसके तहत इन मसाइल को हल किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता हमने इस कैंपेन को जो है वो सोशल मीडिया पे लॉन्च किया, और सोशल मीडिया पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो इस कैंपेन को मैंने इसी तरीके से हमने इस कैंपेन को पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट जो होता है वो हम स्टूडेंट्स को अपने साथ रिलेट कराते हैं। उसके बाद हम जितने भी सोशल वर्क करते हैं, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव हो, चाहे जो है ये हमारी ड्राइव हो, सेफ फूड ड्राइव हो, उसके अंदर हम कभी भी कोई पेड बंदा जो है ना इन्वॉल्व नहीं करते। हम ये कोशिश करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को ये एहसास दिलाएं कि आप भी है ना इस मुल्क का हिस्सा हो। ये बात तो बहुत आसान है बोलना कि जी हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, या जो है ना इस मुल्क में हम नहीं रहना चाहते। जो मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा अगर तमाम लोग ही मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 70% जो है ना वो यूथ है, और जिस मुल्क के अंदर यूथ होती है ना, वो मुल्क अपनी तमाम जो है ना उसकी जो जिम्मेदारी है वो यूथ ने उठानी है आगे चल के। तो अगर आज आप इस यूथ को ट्रेन नहीं करोगे, देखिए जी ये जो सोशल वर्कर्स होते हैं ना, इन्हीं से आगे जाके जो है वो आपके पॉलिटिशियंस भी आते हैं, क्योंकि जो बंदा ग्राउंड से काम करके आगे आएगा, जो उन मसाइल को जानता होगा, वो ही उन मसाइल को हल कर सकता है, उसका सोल्यूशन उन्हीं के पास होगा। तो एक तरीके से ये कैंपेन इसी तरीके से लॉन्च हो रही है कि हमारे पास जो भी लड़के या जो भी सोशल वर्कर काम करते हैं, हम उनको इसके लिए भी पुश करते हैं कि आप जाएं, आगे जाएं और मुल्क को संभालने की बात करें। जी आजकल हमने ये महसूस किया है कि जो लोग काम भी कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनको भी राशन की ज़रूरत पड़ रही है, उनको भी मदद की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप बेशक नाम ना लें, लेकिन जो लोग हैं जो आपके पास आते हैं उनके हवाले से ज़रा हमें बताएं कि किन मुश्किलात को वो फेस करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो जैसे आपने बात करी महंगाई, अगर मैं अपनी कैंपेन की बात करूं, हम ना डोनेशन लेते हैं ना किसी से मांग। अच्छा, दिस इज नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना हम कोई ज़कात सदका खैरात किसी से लेते हैं। उसकी एक वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ज़कात सदका खैरात। अगर मैं किसी से ले लूँ और मैं सही जगह पे नहीं दे पाया तो वो मेरी पकड़ है। ठीक है जी। अच्छा, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाते हैं? जो मेरा अपना बिजनेस है, मेरा अपना भी एक रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, तो मैं अपने रेस्टोरेंट का हमारा एक प्रॉफिट शेयर जो है वो इसके अंदर जाता है। अच्छा, इस तरीके से मैंने अपने तमाम दोस्तों को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, जिसके भी बिजनेस है, हर बिजनेस का एक परसेंटेज अमाउंट जो है वो इसके अंदर जाता है। और ये आप अपनी तरफ से फलाई काम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर हमारे रिलेटिव्स जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने इस कैंपेन के अंदर जोड़ा हुआ है, जो हमें इस कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम रैंडमली जाके कहीं पर भी कोई डोनेशन ड्राइव या किसी से कोई चीज़ नहीं मांगते, अनलेस अगर कोई बंदा हमारी हेल्प करना चाहता है। हमारे जो है वो फ्रूट कैंप्स रमज़ान में लगते हैं, जिसमें आपको 90% ऑफ में फ्रूट्स मिलेंगे जो डिफरेंट जगहों पे लगते हैं। अच्छा। उसका तरीकेकार ये होता है कि हम जो है ना वो मार्केट से फ्रूट खरीदते हैं और 90% ऑफ करके, यानी 10 सब्सिडाइज करते हैं आप। बिल्कुल सब्सिडाइज करते हैं। उसके अंदर कोई आके हमें फ्रूट देना चाहे, लेकिन हम पैसे की मद में जो है वो किसी की हेल्प नहीं लेते। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर कोई बहुत ऐसी जैसे फ्रूट वेंडर्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें, या बड़े बड़े जो ये सुपर मार्केट्स हैं जिनके पास एक्सेस होता है और ये बल्क में चीज़ें खरीद सकते हैं, तो ये डोनेशन हो सकती है। अब आप मुझे बताइए कि हमने रेस्टोरेंट्स के हवाले से तो बात की कि आपने रेस्टोरेंट्स के साथ ये मुहिम अटैच की है। सबसे ज़्यादा खाने का ज़िया जो होता है वो शादी ब्याह में होता है, ठीक है, और ऑनेस्टली जो आप बात कर रहे थे, हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि ग्रीड में आकर आपका पेट इतना सा है, ग़िज़ा इतनी है, लेकिन आपने पूरा एक माउंटेन और एक लेजीनेस भी है, क्योंकि वापस आपको जाके खड़ा नहीं होना। तो आपने कहा है कि सारा का सारा मैं एक ही टाइम में अपने प्लेट में डाल लें, ताकि हमें वापस जाके खड़ा ना। अच्छा, आप ये देखें कितनी अफसोस की बात है कि उन जो भी लोग हमारी शादियों में आते हैं, जब शादियों का सीजन चल रहा होता है तो बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे होते हैं। बिल्कुल। वही लोग रोजाना की बुनियाद पे आ रहे होते हैं,
बहुत सारे लोग वो जो खाना बचता है वो उन्हीं को पैक करके दे देते हैं, वो अपने ही फ्रिज में रखते हैं, वो खाना खराब हो जाएगा लेकिन वो किसी बंदे तक नहीं पहुंचता और वो खाना फेंक जाता है। अच्छा, हमने इसके लिए एक कैंपेन चलाई कि एक शादी के अंदर आप एक डिश रखें, 1 डिश 1 मील, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इस मसले को हल करना है तो ये जो बुफे सिस्टम है ये आपको खत्म करके आपको जो है टेबल सर्विंग ऑन करनी। अच्छा, मुझे बिल्कुल बुफे समझ भी नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि उसमें खाने का ज़िया होता है, तो मुझे होता है कि इंसान की एपेटाइट इतनी है ही नहीं कि आपने इतनी सारी डिशेस खत्म हो जाती है और बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है कि अच्छा हम क्या लें। तो बेहतर यही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये उठाया था और वहाँ पे नहीं है एक से ज्यादा डिश। हाँ, यहाँ पे अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंध के अंदर एक रूल आया था कि शादियों में जो है वो खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बड़ा जबरदस्त एक रूल था, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर बड़ा वो करा, फिर उनको वो खत्म करनी पड़ी क्योंकि लोगों को शौक है। जब आप ये बुफे सिस्टम खत्म कर देंगे, आप जो है वो टेबल सर्विंग कर देंगे, तो उसके अंदर जो है ना वो आप 30% खाना जो है वो बचा सकते हैं। ये आइडिया ज्यादा अच्छा। हमने जो शादियों के इवेंट्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या कैंपेन करी, हमने उन लोगों को इन्फॉर्म नहीं करा। हम शादियों के अंदर अपने स्टूडेंट्स लेके जाते थे और जिसकी भी वो इवेंट है हम उनसे बात करते थे कि आपका जितना खाना जो बचे वो आप हमें दे दें, हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इसके अंदर एक जो है ना वो बैकलैश हमें बहुत बुरा ये आया कि बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया गया कि ये जो खाना है ये खाना हमारे जो रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हम उन्हीं को देंगे, हम नहीं दे सकते आपको। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये ट्रेंड सेट हुआ है कि जी जो खाना बचेगा वो आपने इन्हीं रिश्तेदारों को देना है जो ऑलरेडी यहाँ से खा के जा रहे हैं और खाना वेस्ट करके। हालांकि मैं इसी प्रोग्राम की निस्बत से और आपके हिसाब से भी यही कहना चाहूंगी नाजरीन कि आप अगर किसी एक इंसान को खाना खिला देते हो, एक भूखे को, कितना सवाब है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही। और ये रमज़ान के हवाले से हम ये शुरुआत करते हैं इस रिवायत का कि आप बजाय इसके कि अपने रिश्तेदारों में ही बांटे, जिनको आप वैसे ही खिला चुके हैं, आप किसी भूखे को खिलाते हैं। थैंक यू सो मच नबील, एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप इस किस्म की चीज़ चला रहे हैं और आप यहाँ आए और हमसे भी शेयर किया। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। वाटर कंजर्वेशन के हवाले से भी बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद होंगे, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं जहाने रमजान। पानी जिंदगी की बका का एक जरिया, बनी नौ इंसान की अहम तरीन जरूरत। आलमी यौम आब हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में पानी की अहमियत और इंसानी आबादी को पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से दरपेश मुश्किलात का एहसास दिलाना है। इस दिन पूरी दुनिया में कम होते आबी ज़खायर या पानी की किल्लत के मसले पर भी आगाही फराहम की जाती है। बिलाशुबा जिंदगी की बका के लिए साफ हवा के बाद सबसे अहम चीज खालिस और साफ पानी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के कुल रकबे का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी की मिक़दार 330 मिलियन मकफ फीट है, जिसमें से 69% नमकीन समंदरी पानी है। दुनिया का बाकी पानी में से 2% साइबेरिया और दूसरे बर्फानी इलाकों में मुंजमद बर्फ की सूरत है और सिर्फ 1% दरियाओं, झीलों, नदी नालों और तालाबों की शक्ल में मिलता है। एक आम इंसान को रोजमर्रा जरूरियात के लिए 30 गैलन पानी दरकार होता है और ये पानी अमूमन दरिया, नदी नालों, नहरों, तालाबों, झीलों, चश्मों और कुओं से हासिल किया जाता है। पानी की अदम दस्तयाबी आजकल अमीर गरीब सभी का मसला बन चुका है। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम भी तकलीफदा अम्र है। महंगे दामों पानी की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है और पीने और इस्तेमाल के लिए अवाम पानी के मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हैं। शहर हो या गांव, आलूदा पानी की फराहमी में इजाफा होता जा रहा है और ये मसला तशवीशनाक ही नहीं, फौरी तवज्जो का भी मुस्तहिक है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी जो टीम मेंबर है सरवत, उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक पैकेज बनाया है और पानी के हवाले से जो आज वर्ल्ड वाटर डे है उसके बारे में हमने आज गुफ्तगू की है और उसको हम मज़ीद जारी रखेंगे। जो हमारे अभी गेस्ट हैं स्टूडियो में, मिस्टर समी फारूक, जो कि इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन यंग वाटर प्रोफेशनल्स के फाउंडिंग मेंबर हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज़रा IWAYWP पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। अच्छा, पानी की जो अहमियत है उसका तो हमें मालूम है, लेकिन पानी की जो पाकिस्तान में क्राइसिस है उसके हवाले से हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वाटर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। तो दिस इज अ रियली ग्रेटफुल इम्पोर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। यस, तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला कि मैं पानी को चेरिश करूँ। जी। तो वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से अगर बात करते हुए चलें तो रमज़ान की ही नोशन में अल्लाह ताला ने सूरह अल-मुमिनून में एक सूरत की ट्रांसलेशन दी है। अल्लाह ताला सेज दैट वी हैव सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द हेवन इन मेजर्ड क्वांटिटीज एंड स्टोर्ड इट इन द अर्थ एंड वी कैन टेक इट अवे। तो अल्लाह ताला इस चीज़ का इजहार करते हैं
कि अल्लाह ताला ने पानी जो है वो इतनी बड़ी नेमत है कि वो हेवन से अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल फरमाई एंड ही हैज़ मेड इट्स होम इन द अर्थ, और वो ले सकते हैं अगर हम नाशुक्र रहे इस चीज़ के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी को हम उस नेमत के तौर पे कंसिडर करें जो वो है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड वाटर डे के अगर हम हवाले से बात करें जी, तो यूनाइटेड नेशंस ने 1993 में इस चीज़ का आगाज़ किया। अच्छा। और हर साल इसकी एक थीम होती है। तो इस साल जो थीम है वो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के ऊपर है। एब्सोल्युटली। अगर हम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के हवाले से पाकिस्तान में बात करें तो इंडस इज़ द ओनली सोर्स के जिस पे हम बात करें जो द ओनली सोर्स ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस। अब इंडस रिवर जो है वो 3 ग्लेशियर से इस वक्त फीड हो रही है, द हिंदू कुश रेंजेस, द हिमालयन रेंजेस एंड द कराकोरम रेंजेस, जिसमें हिंदू कुश और कराकोरम का जो है वो मेजर शेयर है। हिंदू कुश और कराकोरम और हिमालय से पानी मेल्ट होता हुआ इंडस में अप टू इट्स टेल इन केटी बंदर पहुंचता है। और हम सिंध की इंपॉर्टेंस, कराची की इंपॉर्टेंस से बात करें तो हमारा कोटरी बैराज किंजर लेक तक पानी लाता है और हमें पानी दस्तयाब करता है जी। अगर ग्लेशियर्स हम रिमूव कर दें इस वाटर फ्लो में से तो 40% फ्लोज आपके रिड्यूस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि योर इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दोज डेवलपमेंट्स विल बी हॉल्टेड। जी जी। तो इंडस का 40% फ्लो ही जो है वो हमारे इन ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं इस वक्त। देखें ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या नहीं पिघल रहे, दिस इज अ सोर्स ऑफ फर्दर रिसर्च। ये दिस इज सस्पेक्ट ऑफ फर्दर रिसर्च। ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हम लोग ने है इंटरनेशनल क्लाइमेट डे भी कल इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरट्वाइंड, ठीक है, बनाया एवरीथिंग इज इंटरट्वाइंड, इट इज इंटरमिंगल्ड। बट जब हम बात करते हैं कि ग्लेशियर के मेल्ट होने की, तो पहला जो रीज़न है जो हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सके वो रिसर्च है। हम रिसर्च की बेस पे इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। द ट्रूथ इज कि हमें रिसर्च की ज़रूरत है। The independent researchers and the people from the universities and in fact the other institutions are being held back because उनके पास इतना डाटा नहीं। ठीक है। ग्लेशियर्स के लिए हमें अगर क्लाइमेट चेंज की हम स्टडी स्टैब्लिश करना चाहे तो वी नीड अ लॉन्ग टर्म सेट ऑफ डाटा। मुझसे मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कहा कि ये जो 3 रेंजेस हैं वो जो है इंडस में पानी पहुंचा रही है, लेकिन मैं जब जाती हूँ हैदराबाद वगैरह तो पहले बचपन में जो माइटी रिवर इंडस था उसका जो फ्लो था वो प्रॉपर एक नज़र आता था, अब वो बहुत ही कम हो गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए हम लोगों ने जो है वो सखर बैराज, कोटरी बैराज, हमने हेडवर्क ज़्यादा बना दिए। जितने ज़्यादा आपके हेडवर्क्स बनते जाएंगे उतना आप एनुअली पानी स्टोर करते जाएंगे और अपनी कैनाल्स को और डिफरेंट जो आपके वाटर कोर्सेज हैं उनको फीड करते जाएंगे। तो दैट मीन्स द वाटर दैट यूज्ड टू कम इन इंडस is being diverted into different places for agriculture. Is that a good thing? It's being used properly. Is that a good thing? बिल्कुल। देखें किसान जो है जब वो फसल उगाता है और वो अपने आप को फ़ायदा कर सकता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट बात सारी यही है कि अल्लाह ताला ने जो पानी भेजा है वो आपकी पावर में छोड़े। हमारे पास पावर है कि हम उस पानी को किस तरह यूज करें। वो बिल्कुल सही आप तो हम अगर उसको ओवर इंजीनियर करेंगे तो दैट इज वो भी बुरी चीज। वो भी बुरी चीज। इंडस की जो सिविलाइजेशन के बारे में भी हम बात करते हैं ना, वो इर्द गिर्द इसीलिए थी बिकॉज वो वहाँ का वाटर सोर्स था। हाँ, जमीन जो है वो जखीर है और फर्टाइल है और वो इसी वजह से थी बिकॉज इंडस जो है सिविलाइजेशंस बनती ही पानी के, वहाँ से पानी हम यस, और अगर हम वहाँ से पानी रोक देंगे तो जो इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ऑलरेडी होता आ रहा है तो उसमें रुकावटें आएंगी। इसको हम कैसे रोक सकते हैं या इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं? की सिविलाइजेशन थी जी उसके बारे में भी दो ही यही रीजन जैसा आपने बताया वो रीजन बता जाते हैं कि एक तो वाटर स्कार्सिटी वहाँ पे थी और दूसरा ये अर्थक्वेक। तो वाटर स्कार्सिटी इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, बट जो आपके डैम्स हैं और जो बैराजेस हैं दैट इज द सोर्स ऑफ एलिविएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। परफेक्ट। आप पानी स्टोर करें। इंडस आपका सर्टेन मंथ्स में बहुत ज्यादा इनफ्लो आता है, बाकी मंथ्स में नहीं लाता। अच्छा। टू डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ईयर यू नीड टू स्टोर इट। ओके। तो दैट इज द मेन। और वो जहाँ वहाँ एग्रीकल्चर होता है जब वो उस पीक पे हो, हाइड्रो पावर जनरेट, हाइड्रो पावर आप जनरेट कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप एक्वाकल्चर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप पानी। किस चीज़ की कमी है इस वक्त? कौन सी जगह है जिसमें खलल है जिसको पुर होना चाहिए? मेरे ख्याल से सिंध के अंदर, अगर मैं पर्टिकुलरली सिंध के अंदर बात करूं सिंध के हवाले से बात तो वाटर लॉगिंग आजकल जो है वो बहुत इशू है, जिसकी वजह से फर्टाइल लैंड जिसका आपने जिक्र किया वो अब अनप्रोडक्टिव हो रही है। अच्छा। तो हम लोग जब वजह उसकी क्या वजह है? वाटर लॉगिंग जब हमारी पानी जो है सॉइल्स के अंदर स्टोर रहता है जी, तो आपके प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए सॉर्ट ऑफ कीचड़, प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाते क्योंकि जमीन के अंदर पानी है, हवा नहीं है। प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ, तो प्लांट जो है वो ऐसा विदर करना शुरू कर देते हैं। असल में आप कराची में ही रहते हैं? मैं कराची में रहता हूं। कराची के वाटर क्राइसिस का क्या, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग है व्हिच मींस कि पानी स्टोर्ड है बहुत ज्यादा मिकदार से ज्यादा है जमीन के अंदर, जमीन खराब हो रही है, दूसरी तरफ और वो सिंध का ही हिस्सा है, दूसरी तरफ कराची
में एक वाटर क्राइसिस है, तो ये अब ये आपकी बिल्कुल बात, दिस इज द आयरनी ऑफ इट। कुछ जगहों पे ओवर यूज है, कुछ जगहों पे अंडर यूज है। तो ये आपका जो डिस्क्रिपेंसी है, अब वाटर के अंदर जब हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने कभी इरिगेटेड लैंड्स कराची में बहुत ज्यादा नहीं देखे, अपार्ट फ्रॉम मलीर एंड सम प्लेसेस ऑफ लियारी। सही, हम लोग एक अर्बन सिटी रहे, तो हम लोगों ने कभी कैनाल के थ्रू इतना पानी मंगाया ही नहीं कि हम अपनी जमीनों को जो है वो ओवर स्टोर कर सके और वाटर लॉगिंग कर सके। और वैसे भी रेजरेक्टेड लैंड है, बिल्कुल। तो सॉइल टाइप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब नवाबशाह का जैसे एरिया है, इट इज अ लो लाइंग एरिया कंपेयर टू कराची, वहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा जाके स्टोर होता है, वाटर लॉगिंग बढ़ती है और आपके प्लांट्स जो है डाई करते हैं। हमारे लैंड जो है वो हाई है और हम इतना पानी भी नहीं मंगवा रहे, तो दैट इज द मेन रीजन कि हम वाटर लॉग नहीं, दे आर वाटर लॉग। अच्छा, वो जो रेन वाटर के हवाले से हम बात करते हैं, जब बारिश होती है स्पेशली कराची में, ठीक है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम इतना खूबसूरत है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है, मैं बिल्कुल इसके बारे में ये नहीं कहूँगी, और नाले वगैरह वो भी पहले से कम हो गए हैं जो एक वक्त पे हुआ करते थे। बट वो वाटर, एक तो रेन वाटर इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, उसको आप स्टोर करें, उसको फिल्टर करें, व्हाटएवर जो भी उसके मुझे तो नहीं इतना पता साइंटिफिकली उसके साथ क्या हो सकता है, बट उस सिलसिले में जब बारिश यहाँ होती है तो उसके पानी को स्टोर करने के तरीक़ेकार क्यों नहीं है यहाँ पे? व्हाई इज दिस ऑलवेज अ प्रॉब्लम एंड नॉट अ, जैसे बारिश रहमत होती है और हमारे यहाँ पे जहमत बन जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम पानी को सेलिब्रेट नहीं करते, वो हमारे लिए कैटास्ट्रोफी है, क्योंकि वो हो जाती है, बिल्कुल वो हो जाती है, दरख्त भी गिर जाते हैं, तो ये भी समझ नहीं आती कैसे दरख्त लगे हुए जो गिर जाते हैं, हमारे एरियाज इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो देखें, जो क्वांटम ऑफ वाटर जो आ रहा है वो थ्रू आउट द एयर आ नहीं रहा, हमारे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उस क्वांटम के लिए डिज़ाइन नहीं हुए थे प्रीवियसली। अब हम लोगों ने जो है वो उसको ऐसी बात रिहेबिलिटेट किया, सो वी कैन इनकॉर्पोरेट मोर वाटर। जहाँ तक जो आप स्टोरेज की बात करिए तो दैट कैन बी सॉल्व थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सॉल्यूशन जो अब कॉमनली लोग इस्तेमाल करें, इवन इन कराची, आई हैव सीन दिस इन होम्स, वो छतों से रेन वाटर के लिए एक पाइप निकालते हैं एंड दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर टैंक्स। वो सारा पानी जो जमा हो रहा है उनके टैंक्स में जाके स्टोर हो रहा है। समय में आपको जरा ये बातें भी हम स्टोर कर रहे हैं, बातें हम जरा स्टोर करेंगे और हम जल्दी से एक ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा जहान रमज़ान 365। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर फारूक, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे वाटर कंजर्वेशन के हवाले से। हमने कल जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बात की थी। आज हम पानी का ज़िया ना हो उसके बारे में बात करें। अच्छा, एज ह्यूमंस, एज रेगुलर पीपल, हम क्या कर सकते हैं कि हम पानी को कंजर्व करें? एग्जैक्टली, हम जो हमारा जो यूज़ है वो एक्सेसिव है, दैट इज एस्टेब्लिश। हम अपना यूज कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हम लोगों की जो फ्लशिंग टेक्नोलॉजी है, इट टेक्स मोर लीटर्स ऑफ वाटर देन इट रिक्वायर्स। हमारे शावर्स जो है वो लॉन्ग होते हैं, अननेसेसरीली लॉन्ग। हम जब हाथ धोते हैं तो हम लोग ज्यादा टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं। बाल्टी से नहाना शुरू कर दें, बाल्टी से नहाने से शावर्स की ड्यूरेशन कम हो जाए तो वो भी चीज है, वो दैट इज नफ इधर। अगर आप 1 लीटर भी बचा रही है तो इन द लॉन्ग रन एवरीडे शावर कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। तो अगर आप कतरा कतरा करके सेव करिए तो यू कैन सेव अ होल रिवर। ठीक है, दैट इज द रीजन के हम लोग वाटर कंजर्वेशन। अच्छा, गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसके हवाले से वाटर कंजर्वेशन को? उन्होंने कुछ सीरियसली लिया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो यूनिवर्सिटीज में इंस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। स्पेशली आई हैव सीन इन द गिलगित एंड द हुंजा, जो हम लोग का ग्लेशियर के हवाले से हम बात करें तो इट इज अ लो लाइंग एरिया एंड इट फीड्स द इंडस वेल। उन इलाकों में इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से। इन कराची वी आर येट टू डेवलप दोज प्रोग्राम्स। हम लोग अभी डिफरेंट चीज, हम लोग ड्रेनेज पे फोकस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, बिकॉज आवर मेन प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग, नॉट वाटर लॉगिंग इज द वाटर ड्रेनेज नहीं है, बिल्कुल। इफ यू गो टू मेहरान यूनिवर्सिटी दे आर मोर फोकस्ड ऑन दोस थिंग्स। हम लोग जो है वो अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बन वाटर प्रॉब्लम से ज्यादा कुछ बेहतरी आई है ड्रेनेज के हवाले से? बिल्कुल आई है। 2019 में फ्लड आया आपका, वी वर ऑल ड्राउनिंग। 2022 में फ्लड आया कराची में, बट वी वर लेस ड्राउनिंग देन वी वर बिफोर। तो ये है बिल्कुल। सब ये कितनी आहिस्तगी से ये चीजें जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है देखें, वी आर रियलाइजिंग आवर प्रॉब्लम्स, वी आर रियलाइजिंग द सफरिंग दैट इज कॉज्ड। जब हम अपना प्रॉब्लम्स रियलाइज कर लेंगे, अपने प्रॉब्लम्स, तो 50% जो है वो वहीं पे चीज हम लोग रियलाइज कर लेंगे एंड देन वी कैन वर्क। हाँ, अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि जो हमारा ड्रेनेज का वाटर है, जो हमारा जिसको कहते हैं, उसका एक टर्म है ग्रे वाटर, शायद ग्रे वाटर कहते हैं उसको, उसके हवाले से हम कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। टेक्नोलॉजी है। In the 1960s, back in the days, we developed a treatment plant which was TP1, I believe. Okay. TP1 जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट। ओके, हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा है। बट उसकी तरफ कोई रुझान है या अभी हमने डाला 1960s में था, इनफैक्ट अभी 1960s में था और हम 2025 में पहुंच गए। ट्रीटमेंट प्लांट इज द ग्रेट सॉल्यूशन। अगर यह सवाल मंशा ने नहीं पूछा होता तो हमें नहीं पता चलना था इसके बारे में। बिल्कुल, क्या हमारे पास ये मशीन मौजूद है? एग्जैक्टली, तो हम लोगों को ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी एस्टैब्लिश्ड वन इन 1960 में तो जी बिल्कुल उसको पानी पीने वाला पानी बना देते हैं। सिंगापुर में बारिश इतनी उसकी होती है वहाँ पे, यस वो सोचिए यूटिलाइज कितना होता होगा। बिल्कुल, जो आप ग्रे वाटर की बात करें, ब्लैक वाटर के भी अब ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं हम लोग के पास। वी कैन ट्रीट सीवरेज वाटर, बट वी आर नॉट डूइंग इट। We can't because we don't have the resources or the money to for मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंसी, हम लोग को कॉम्पिटेंट लोग भी चाहिए, हम लोग को पैसे भी चाहिए और हमको नियत भी चाहिए। बिल्कुल। अभी हम लोग ना जो सतही प्रॉब्लम्स है वो पहले सॉल्व हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरी चीजें, लेकिन ये हो सकता है, ये मुमकिन है, हो सकता है। हम लोग 1960s में कर चुके हैं। सोचिए 1960s, इट्स बीन लाइक 40 इयर्स। दुख की बात यह है कि ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग हम जो थे वो इतने साल पहले हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग थी और अब जो है हम बिल्कुल ही निग्लेक्टफुल हो गए हैं। बिल्कुल, हम लोग के ये दो इसके अलावा भी 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। वी हैव 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स व्हिच आर इन ऑपरेशन राइट नाउ। तो उसको हम अगर ऑपरेशनल सतह पे लिए हैं या अगर वो ऑपरेशनल भी हैं तो उसको मैक्सिमाइज कर सकें अगर उसकी प्रोडक्शन को, तो अ लॉट ऑफ आवर वाटर क्राइसिस वुड बी एलिविएटेड। थोड़ी ज्यादा भी नहीं तो थोड़ी सी तो एटलीस्ट होगी, श्योर तो होगा। अभी तो ये सारा जो पानी है, जो ग्रे वाटर है, वो किस तरफ जा रहा है? अभी तो हम लोग समुद्र के अंदर जो है वो समुद्र की गंदा पानी है वो वापस समुद्र से हमारा जो सी लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही? सी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट दुख मिल रहा है मुझे तो हर दो सेंटेंस के बाद। तो हम ट्रीट करके अगर पानी फेंके समुद्र में तो दैट इज ऑल्सो वेरी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर देम। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू, प्लांट करके हम यूज करना वही जो है, उसके लिए पैसे चाहिए हमें। कैसे जोड़ सकते हैं हम ये पैसे? ये सिर्फ एक कौमी सतह पे ही हो सकता है। हम लोगों की जो रिसर्च है वो उस पैसे की जरूरत को भी कम कर सकती है। अच्छा, अगर कहिए क्या रिसर्च? हम लोगों के डिफरेंट वेटलैंड्स हैं जो बहुत ज्यादा पानी, जी मैंग्रोव्स के हवाले से भी मैंग्रोव्स का बिल्कुल, तो एक फ्लोटिंग वेटलैंड ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेते एंड दे कैन ट्रीट वाटर। इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर टाइम टू ट्रीट वाटर ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। उसके लिए भी हम लोगों को जो है वो प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है कि हम एस्टेब्लिश कर सकें। वी हैव पीपल इन द यूनिवर्सिटीज हु आर डूइंग इट, बट हम लोग अगर उसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर दें तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन ऑफ दिस। दिस नीड्स टू गो राइट टू द गवर्नमेंट और ये हमारे प्रोग्राम के तवस्सुक से जाएगा और ये हम बात इसके ऊपर मजीद बात क्या हम लोग इसके ऊपर अब कोई काम करेंगे। और इस वक्त हमारे पास लाहौर से मौजूद है हमारी एक कॉरेस्पॉन्डेंट समना कमाल और वो बताएंगी लाहौरियों की इफ्तारी जो कि होने वाली है वो कैसे हो रही है, तैयारियां क्या चल रही हैं। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है और इस महीने रोजादार जहां रहमतें और बरकतें समेटते हैं वहीं रोजादार अफ्तारी के लिए भी काफी जतन करते हैं और अफ्तारी का दस्तरखान खजूरों, समोसों और पकौड़ों के बगैर अधूरा समझा जाता है। और लाहौर में रमजानुल मुबारक के महीने में दुकानें सजाई जाती हैं। अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे तैयार किए गए हैं, कचौड़ियाँ हैं, रोल हैं और तो और यहाँ पर पकौड़े भी हैं जो गर्मा गर्म यहाँ पर शहरी आकर खरीद भी रहे हैं। हम शहरियों से भी बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा आप यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं और अफ्तारी की कैसे तैयारी चल रही है? रमजान की तैयारी चल रही है, समोसे और पकौड़ियाँ लेने आया हूँ। समोसों के बगैर या कचौड़ियों के बगैर लुत्फ अंदोज होते हैं क्योंकि इसके बगैर रौनक नहीं है दस्तरखान की। जी तो शहरी जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वक्तन फवक्तन यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रश भी बढ़ता जा रहा है और शहरी जो है वो यहाँ पर समोसे रोल की खरीदारी भी करने आ रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि अफ्तारी का दस्तरखान जो है वो समोसों के बगैर जो है वो अधूरा है। तो यहाँ पर जो है खुशबू भी काफी ज्यादा मजेदार आ रही है और जैसे जैसे अफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है तो बाजारों में गहमा गहमी भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश भी काफी ज्यादा देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत समना। अच्छा, समना का नाम बड़ा अच्छा है। समना का नाम भी अच्छा था और समना का काम भी बहुत अच्छा था। समना ने इतना खूबसूरत ये पैकेज बनाया था, सब कुछ दिखा और खास करके मुझे वो कीमे वाली जो कचौरियां थी और हाँ मुझे बताया गया लाहौर में एक समनाबाद भी है। जी बिल्कुल है, लाहौर में एक समनाबाद तो इनके नाम पे तो नहीं होगा वो, लेकिन शायद उस नाम से इनका नाम रखा गया होगा। हाँ, मेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो रह गई है बीच में, वो ये है कि हमें हर थोड़े दिन में जो है दिखाया जाते हैं कीमे वाले कचौरियां और वो साहब
आपने बिल्कुल अच्छा कहा और सही कहा कि ये रौनक होती है। हमारे सेट पे क्यों ये रौनक नहीं आई है बताएं। हाँ, सोबिया ने सोचा है कि अब लाइव ट्रांसमिशन के दौरान वो अपनी ये शिकायत जो है ना, अगर आप मुझे समोसा वो खिलाना चाहते हैं कचौरियां वाली, प्लीज भिजवा दीजिए। हाँ सोबिया, अब कचौरियां जो है ना अब चाहिए हमें कचौरियां। हाँ जी प्लीज। अच्छा जी, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे थे और आपने एक हल भी जो बताया है, ये आपने हल जो है सिर्फ अभी हमें बताया है या आप लेके गए हैं ये गवर्नेंस की तरफ भी? हम लोगों ने खुद जो है मोहम्मद बिन कासिम पार्क में जो है ये लगाया था एक जमाने में। आई वाज अ स्टूडेंट बैक इन द डेज, तो इट इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ। ओके, ये लार्ज स्टेज पे है। बिल्कुल, लार्ज स्केल टेस्टिंग के लिए हम लोगों को जाहिर सी बात है सपोर्ट की जरूरत होती है, बट एनईडी यूनिवर्सिटी इज इनफैक्ट इन प्रोग्रेस ऑफ इट। आप जरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमें बताएं कि आप लोगों ने पिछले 10 सालों में या जितनी भी लंबी आपकी ऑर्गेनाइजेशन रही है उसमें क्या क्या अचीव किया है और क्या क्या अवेयरनेस आपने लोगों तक पहुंचाई? वन सेकेंड, दिस इज अ यूथ लेड इनिशिएटिव। तो हम लोगों के पास विद इन द रिसोर्सेज हम लोगों ने डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जिसमें हमने वाटर स्कार्सिटी के हवाले से बात की, डैम्स के हवाले से बात की, हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से बात की, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मेडिकल इश्यूज दैट हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू वाटर। ऑफ कोर्स आई एम कंटामिनेटेड वाटर, बिल्कुल कंटामिनेटेड वाटर के हवाले से जो viscosity of तो even though I'm not an engineer, I am an engineer, I'm not a medical person, but I have been told कि मेडिकल की वजह से वाटर के अंदर कितने जो है हम लोग की रिसर्च प्रोग्रेस कर रही है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो एज एन इंजीनियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वाटर का इंजीनियरिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है स्कोप है और दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड। तो डिफरेंट जो शऊर है वो इसी तरह से हम डिसेमिनेट करते हैं। तो दैट इज अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव लेड। आई थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये यू नो हम जैसे ये कहा भी गया है रिपीटेडली कि यूथ इज द फ्यूचर एंड इट्स 70% ऑफ और 60% और 70%, I think 60 to 70%. हाँ 60 to 70% ऑफ आवर नेशन राइट नाउ। तो और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जब यूथ यहाँ आती है और बहुत सारे तरीके से आप लोग यहाँ आए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग कर रहे हैं। सो आई थैंक यू फर्स्टली फॉर दैट। इसी बात पे हम लेते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। नहीं छोटी सी नहीं, हम लोग एक्चुअली लाहौर इस्लामाबाद को विश कर रहे हैं उनका रोजा। आप अभी हमारे साथ ही रहेगा बिकॉज बहुत सारे और सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। सो नाज़रीन आप अगर लाहौर इस्लामाबाद से हैं तो आप इफ्तारी कीजिए, आराम से सैर होकर उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिए जहां रमजान में हम यही मौजूद। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। इस दफा हम दोनों ने साथ ही कह दिया वेलकम बैक। हाँ एक्चुअली पता है क्या, जब ये पहुंच रहा होता है ना बिल्कुल इफ्तारी तक मामला, और जब हमें पता होता है कि लाहौर और इस्लामाबाद वाले जो हैं वो कर चुके हैं, तो हमारा जहन थोड़ा सा बंद हुआ होता है। बिल्कुल, इफ्तारी क्योंकि अब अनकरीब है, अनकरीब। और ये इस बात पे बहस भी हो रही थी कि करीब और अनकरीब क्यों है ये। हाँ, फर्क क्या है अनकरीब करीब और करीब में? हाँ करीब ही हो जाए। लेकिन हमारे करीब कौन है इस वक्त? हमारे करीब है सोबिया, जो कि हमें बताएंगी कि इफ्तारी के लिए वो क्या तैयार कर रही है आज। सोबिया जरा हमें बताएं। कुंडा बनता है, कुंडों में जो हम मीठी टिक्कियाँ बनती है वो बनाई है, बट इसमें मैंने डिफरेंट फ्लेवर दिए हैं, एक बादाम और एक पिस्ता। हाँ, और मैंने इसके लिए क्या किया मैं रेसिपी बता देती हूँ। 2 कप मैदा लिया है, हाफ कप सूजी, 1 कप शुगर, इनको अच्छे से हमने मिक्स किया स्पून से। इसमें हमने 2 टेबल स्पून खोपरा डाला, पाउडर खोपरा, फिर हाफ टी स्पून इलायची डाली, 2 टेबल स्पून घी डाल के इसको अच्छे से हाथ से हम मिक्स करेंगे अपने, ताकि घी जो है वो पाउडर में मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसको वार्म वाटर से आटे की तरह गूंद लिया। गूंदने के बाद इसको हमने बेला, एक में बादाम डाले, एक में पिस्ता डाल के इसकी हमने बिस्किट की तरह कट करके इसको डीप फ्राई किया है 1 कप तेल में, और 3 टेबल स्पून घी डालकर मैंने इसको डीप फ्राई किया है। और इसके साथ जो है मीठा था तो मैं कहा सेवरी में क्या करूं और झटपट भी चाहिए था, तो हमने चिकन चीज पराठा सबरोसो की तरफ से जो था उसको मैंने फ्राई कर लिया, और बहुत ही मजेदार जो है, समझे 5 मिनट में हमारे चिकन चीज पराठे भी रेडी हैं। क्या बात है। ये मंशा के लिए जो है आपने जो ये खाना और इफ्तारी आपने तैयार की है, और हम चाहेंगे जो हमारे गेस्ट बैठे हैं वो भी इससे मुस्तफीद हों। आप अगर मैं सोबिया के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बताती चलूँ, ये एक शेफ है और इतना अच्छा इनका जो है वो मुवाजना है उसका मसाले का, कि जब ये रोजे की हालत में भी जो हम लोग इफ्तारी जब करते हैं बगैर चखे नमक और मिर्च में कोई मसले मसाइल नहीं होते। बहुत बैलेंस्ड होता है और मिठास भी इतनी होती है कि इंसान को अच्छी लगे, ये नहीं कि इंसान के सर पे चढ़ जाए, ज़्यादतीज़ हो जाए। बिल्कुल।
हाँ जी, हाँ ओके, आप कर ले अब, क्योंकि अब रोजे का वक्त है ना। अब भाई मेरे पास एक सवाल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो कल से जो है हम लोग के जहन में नक्श हुआ हुआ है, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारी बात हो रही थी, प्लांटेशन के हवाले से हमारी बात हो रही थी। तो जो अभी आपसे जिक्र हो रहा था कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा वाटर का इशू जो है वो रिजॉल्व हो, और वो है आपका कह रहे हैं अर्बनाइजेशन जो है उसको कम करें। सो अर्बनाइजेशन तो मैं समझती हूँ कि कॉन्क्रीट जंगल जो है वो जापान में सबसे ज्यादा है, मतलब जापान एंड चाइना हो गया वहाँ पे, बट दे फाउंड अ सोल्यूशन टू इट एंड दे वर्टिकल गार्डनिंग उनकी स्टार्ट हो गई। हम लोग यहाँ पे क्या चीजें अपना सकते हैं? देखिए, जब आप अर्बनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो उसके दो तरफा जो है वो तलवार है जी। एक तो उसका जो इफेक्ट है वो आपने पानी से जिक्र किया जी, वो एरियाज जिनके थ्रू हम पहले स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन करते थे जी, बट अब ये हो रहा है कि जो आपने कंक्रीट जंगल क्रिएट कर दिया ओवर द लास्ट 2 decades, व्हाट इट डज इज इट एब्जॉर्ब्स टेम्परेचर इन द डे एंड वो रात को रिलीज करता है, तो नाइट टाइम टेम्परेचर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो है ये 2 नुकसानात हमारी अर्बनाइजेशन के कराची में बड़े एविडेंट है। दिस हैज क्रिएटेड अ माइक्रो क्लाइमेट और हीट आइलैंड इफेक्ट जो है वो हमारा इनहेंस हो गया। हम क्या काउंटर कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए? देखिए, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता ये है कि ब्लू ग्रीन क्या है? ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ये है जो ब्लू से वाटर और ग्रीन से हम लोग की प्लांटेशंस, जो आपने प्लांटेशंस और वाटर का जिक्र किया, तो ये दोनों इंटीग्रेटेड है, दे कैन बी इन्फ्यूज्ड विद योर डेवलपमेंट। तो हमारा SDG 6 जो है और डिफरेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं UN के, वो हम अगर गुंजल करें जिस तरह से आपने कहा, तो हम लोग उनको उसी तरह अचीव कर सकते हैं कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचें। तो दैट इज ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द वेज। हर चीज साथ साथ चलती है ना। लाइक हमने कल पिछले प्रोग्राम में जो है हमने यही सीखा था कि वर्टिकल गार्डनिंग जो है वो हो सकती है। और अब आप डरिए मत कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, जो कि मुझे हमेशा यही फील होता था कि मैं अपार्टमेंट में हूँ तो मैं ग्रीनरी कहाँ से लेकर आऊँ। और मंशा ने भी ये बताया कि उसने अपनी छत पे जो है जी, छत पे मैंने अपनी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पहली दफा अपनी जिंदगी में शुरू की है और बड़ा मजा आता है। इट्स एक्चुअली एंजॉयबल, इट्स थेरेप्यूटिक, यू लर्न अ लॉट। और एक अलग सी खुशी होती है कि अच्छा मैं लोगों को बताती हूँ, पता है ये वाला जो टमाटर है ना हमारे गार्डन से निकला है। आज मैंने टमाटर बांटे हैं, हमारे इतने सारे टमाटर जमा हो गए। सो मतलब यू नीड टू फिक्स। अब प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, ठीक है, ये एक चीज है, वो नेसेसिटी भी है बिकॉज पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम मेट्रोपोलिस में रहते हैं तो हम इस तरह से नहीं फैल सकते, हम इस तरह से फैलेंगे। तो इस तरह से फैलने के नुकसानात भी हैं और उसको हम फायदे में कन्वर्ट कैसे करें, ये हमने फारिस से सीखा है। मैं तो ये कह रही हूँ आपको, ये वर्टिकल गार्डनिंग इज द नेक्स्ट आंसर टू इट। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमारे साथ इफ्तारी भी करेंगे। लेकिन जो हमारी इफ्तारी करने वाली हैं जी, वो है सोबिया, और उन्होंने ऑलरेडी सामान बना लिया है, तैयार है। और जब मैं वहां जाती हूँ ना नाजरीन उस तरफ, तो एक तो खुशबू से मुझे जो है वो मेरा इस्तकबाल होता है, और दूसरी चीज ये मैं आपको फिर ये भी बता सकती हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये किसके तवस्सुक से बिल्कुल हम आपके सामने लेकर आए हैं, और वो है हमारे स्पॉन्सर्स। यस मंशा, आप पहल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। हमारे फूड स्पॉन्सर्स हैं KFC, हमारे बेवरेज पार्टनर है पेप्सी, हमारे हाइजीन पार्टनर्स हैं लाइफ बॉय एंड विम, और हमारे ये जो किचन है ये ऑसम किचन, हमारे तक ये जो हमारा खाना बनता है ये ऑसम किचन पे बनता है। हमारे अप्लायंसेस जो हैं ग्लैम गैस की तरफ से हैं, और जो हमारे कुकिंग स्पॉन्सर्स हैं वो है नौर एंड शाहताज एंड इफ्तारी पार्टनर सनरिच। सनरिच के बारे में आप बहुत कुछ बोलती हैं, प्लीज वो जरा से बताइए हमें। अच्छा, मैं उनका जो आटा है, हाँ, जो उनका जो आटा है, मैं ये सबको बताती हूँ कि उससे रोटी जो है बहुत नरमा नरम बनती है विटामिन B12 के साथ, ताकि आपके प्यारों को मिल सके गिदायत से भरपूर जायका। बिल्कुल, और जायका और ग़िज़ाइयत साथ साथ होना, जो हमने आज प्रोग्राम में बात की है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। सो उनकी प्रॉब्लम्स अगर एक ही हैं तो उनके सोल्यूशंस भी एक ही हैं, ठीक है। आप जो वाटर के बारे में बता रही थी ना हमें कि उसका ज़िया बिल्कुल, तो आप पर्सनल लेवल पे क्या करती हैं? अच्छा, मैं कोई स्टीम बाथ नहीं लेती ताकि वो पर्सनल कंट्री प्रॉब्लम्स क्या नहीं लेती आप? स्टीम बाथ, वो शावर ऑन कर दिया, जब तक प्रेप हो रही है वो स्टीम हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगी। बड़ा वो होती है, कोस्ट होती है, वहशत होती है। अगर फॉर एग्जांपल गर्मी के ठंड के महीनों में अगर वो होता है ना कि पानी आप ऑन रखे ताकि वो गर्म पानी, मैं बाल्टी सामने रख देती हूँ कि वो भी पानी जाया ना हो, बिकॉज मुझे एक अजीब सी कैफियत हो जाती है मेरी कि इतना ज्यादा पानी जाया करके फिर गर्म पानी आएगा, सांस भी नहीं आ रही होती। हाँ, मुझे सांस नहीं होती बिकॉज इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है।
तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप ना तो स्टीम हो गया तो वो हैवी हो जाती है, बिकॉज हॉट एयर इज हैवी, और हॉट एयर हमेशा याद रखें नीचे आती है, स्टीम वाली है। अच्छा समी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी ये, क्योंकि हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो वाटर के हवाले से तो गुफ्तगू कर ली, लेकिन जो हमारा शो है वो रमजान के हवाले से, और रमजान में इफ्तारी ना हो और सहरी ना हो और उसके खाने ना हो तो उससे रमजान नहीं लगता। तो आपके रमजान में सहरी और इफ्तारी की पसंदीदा डिशेस क्या है? जी, मैं सहरी में जो है वो पराठे खाना पसंद करता हूँ अपनी वालदा के। पराठे, आई लव पराठे। अच्छा, मैं जब बाहर पढ़ रही थी जाले, एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा मिस की वो थी चाय घर की और घर के पराठे। हाँ, तो क्यों आप खुद क्यों नहीं बना रही थी? पराठे कौन बनाएगा? बाहर मुल्क में आसान नहीं है पराठे बनाना। अच्छा, रोटी अभी तक मुझे नहीं बनाने आती, बिकॉज वो रोटी मुझे लगता है बड़ी एक टेक्निकल चीज। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं शेफ हूँ, मैं रोटी बना सकती हूँ, बट मैं रोटी नहीं बनाती। मैंने कहा मुझे है कि अगर मैंने एक दिन बना ली तो वो रोज सुबह उठ के आई कांट, इतनी एनर्जी नहीं होती मेरे अंदर। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको सीखनी चाहिए नाज़रीन, स्पेशली खवातीन को, कि कुछ चीजें जब आपको नहीं करनी ना तो आप ये प्रिटेंड करें कि आपको वो नहीं आती। दिस इज द बेस्ट थिंग। लाइक मुझे गाड़ी ड्राइव नहीं करनी, 2 मरतबा सीखिए, ठीक है, 2 मरतबा। जी, मेरे पास लर्नर्स लाइसेंस था, बट मैंने कहा अगर मुझे ये भी करना आ जाएगा तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, बिकॉज बाकी सारी चीजों में खुद तुम तो शेफ हो, तुम तो कर लोगी। हाँ। मैंने दिल बोला कि हाँ आती तो है, बट मैं कहा नहीं, बट आई डोंट वांट टू। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैंने सीखी भी नहीं, और मैंने इसलिए कोशिश भी नहीं की, तो मुझे नहीं आती, रोटी नहीं बनाने आती। नहीं, मुझे गोल रोटी नहीं आती। वैसे तो अगर भूखे हैं हम लोग तो मैं बना सकती हूँ। हाँ, वैसे तो चावल अच्छे से बॉईल कर सकती हूँ मैं, तो हम चावलों के साथ खा लेंगे, कोई चीज खानी होगी तो। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, थैंक यू सो मच सोफिया कि आपने जो है वो इतना अच्छा दस्तरखान हमारे लिए बिछाया है। हम जाते हैं वापस अपनी हॉट सीट पर। अच्छा। बैठते हैं वहां जाकर, और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो आगे पीछे हमें चला रहे हैं ना, हाँ, मुझे लगता है ये चाह रहे हैं कि जो सारे ऑडियंस है वो हमारे आउटफिट जो है सही तरह देखे। 200 गज का जो ये कपड़ा हमने पहना है, ये मेरे फेवरेट डिजाइनर ब्रांड है। थैंक यू एहसान, थैंक यू। एहसान है हमारी तारीफ। जी, मैंने सुनी। तो ये तबस्सुम एक ब्रांड है जिसको मैं एंडोर्स करती हूँ, और आई फील के हमारे पास बहुत बेतहाशा ऐसी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री टाइप ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फॉर सम रीजन दे आर ऑल्सो चीपर देन जो बिगर ब्रांड्स हैं। हालांकि बिगर ब्रांड्स जो हैं वो चीपर होने चाहिए, बिकॉज उनके पास जो है वो फैसिलिटीज ज्यादा हैं और ज्यादा जाहिर सी बात है ज्यादा कपड़ा बिकता है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये एक चीज है जिसपे हमें सोचना चाहिए। जी, बट समी, आप क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, और हमने बेतहाशा लोगों को जो है मदऊ किया था अपने शो में, और थैंक यू सो मच अगेन टीम फॉर ब्रिंगिंग अबाउट दीज अमेजिंग बंच ऑफ पीपल, जिन्होंने आके बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब भी दिए और इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी किया। सो जाते जाते व्हाट मैसेज वुड यू गिव to everyone, not just the youth, कि how water conservation is important for us and how is it easier for everyone to achieve? देखें, इट इज ईजियर फॉर एवरीवन टू अचीव बाय चेंजिंग देयर मेंटालिटीज। हम अपने पानी को सेलिब्रेट नहीं करते। जी, वी नीड टू सेलिब्रेट आवर वाटर, वी नीड टू थिंक ऑफ इट एज अ ग्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। रहमत है ये। हम उसको रहमत के, हम उसको इकोनॉमिक गुड की तरह कंसिडर करते हैं। हम उसको एक यूटिलिटी की तरह इस्तेमाल सोचते हैं, एंड इट इज अ यूटिलिटी, इट इज एन इकोनॉमिक गुड, बट हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। अगर हम उसको खुशी से हम इस्तेमाल करें और हम समझें कि भैया अल्लाह ताला ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है विच सस्टेन्स लाइफ, आवर बिहेवियर टुवर्ड्स यूजिंग वाटर वुड ऑटोमेटिकली चेंज। डेवलपमेंट हम लोगों की चेंज हो जाएगी। सो वी नीड टू चेरिश दैट वाटर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम जितनी रिसर्च कर लें, हम जितने फंड्स लगा लें, लेकिन एज लॉन्ग एज वी थिंक दैट इट इज यूटिलिटी, वी डू नॉट think of it as a precious utility। हम नहीं उसको and the sad part is कि ये एक renewable resource है। पानी को एक renewable resource दुनिया भर में कंसिडर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो इसका ज़िया है उसकी वजह से, और हमारी जो अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और उसको सही तरीके से फिल्टर करने में जो हमें दिक्कत पेश आती है गवर्नमेंट की सतह पर, उसकी वजह से ये हमारे लिए एक शॉर्टेज है। और रिन्यूएबल एज सच इट इज समथिंग दैट कैन इजीली बी रिडीम्ड, इंशाल्लाह ये जरूर होगा। और जो अलमिया है ना इस सिचुएशन का, जो कि मुस्तकिल इंसानियत के साथ अलमिया रहता है कि जो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है तब आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो इसलिए आज के दिन से आपको डरना चाहिए
कि ये चीज़ चली जाएगी और ये चली जाएगी और इसमें आप भी शामिल होंगे। आप पीछे पलट के जो है वो कंप्लेन नहीं कर सके कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और फलाना ने कुछ नहीं किया। आपने टीथ ब्रश करते हुए पानी ज़ाया किया, आपने हाथ धोते वक्त पानी ज़ाया किया, आपने सोबिया की तरह स्टीम बाथ, सोबिया जो स्टीम बाथ नहीं लेती, आपने वो ली और उससे पानी ज़ाया हुआ। सो नाज़रीन, इसी के साथ साथ वी कंक्लूड आवर प्रोग्राम फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। 21वां रोज़ा था, 22वें रोज़े पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझसे, मंशा से और सोबिया से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।